wildest islands of Indonesia. साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स इंडियन और पैसिफिक ओशंस के बीच एक लाइन बनाते हैं। 2/3 से ज्यादा जमीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढकी हुई है। दुनिया की करीब 15% एनिमल स्पीशीज यहां रहती हैं और बाकी दुनिया से अलग रहने की वजह से क्रीचर्स बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गए। यहां टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रात में भी पूरे आर्किपेलागो में टेम्परेचर कभी कभी ही mid-20s से नीचे जाता है। यहां इक्वेटर पर फ्रेश वाटर और शेड दो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं। हालांकि इंडोनेशिया के ज्यादातर हिस्सों में पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, लेकिन यहां लाइफ सस्टेन करने के लिए इतनी बारिश काफी नहीं है। फॉर्चुनेटली मौसम बदलने वाला है। 6 महीने तक चलने वाली एनुअल मॉनसून की बारिश अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। सुलावेसी इंडोनेशिया के आर्किपेलागो के बिल्कुल बीच में है और यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड का कोई भी पॉइंट समुद्र से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। दोपहर होने पर इंडोनेशिया के सबसे क्यूरियस एनिमल्स में से एक जंगल की छांव से बाहर निकल आता है। क्रेस्टेड ब्लैक मैकाक्स इस आइलैंड के सबसे बड़े प्राइमेट्स हैं और वो ज्यादातर समय जमीन पर अपना खाना ढूंढने में बिताते हैं। पेड़ों पर चढ़ने की बहुत कम जरूरत पड़ने की वजह से बैलेंस बनाए रखने वाली उनकी पूंछ नहीं होती। एक अल्फा मेल के पीछे 20 मैकाक्स का झुंड समुद्र के किनारे बहकर आए सीड्स और फ्लावर बर्ड्स को टटोलता है। सूखे का मौसम खत्म होने वाला है और पिछले मॉनसून से मिले फ्रूट्स बहुत कम बचे हैं, इसलिए इन्हें जो भी मिल जाएगा उसे खा लेंगे। साल के इस वक्त हल्की हल्की बारिश से मिला पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। फ्रेश वाटर की कमी होने की वजह से कुछ समुद्र का खारा पानी भी पी लेते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक समुद्र का पानी पीने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन होने लगेगा। 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 किलो से कम वजन होने के बाद भी सुलावेसीज ब्लैक मैकाक्स को किसी बड़े प्रेडेटर्स का खतरा नहीं होता। फिर भी इन्हें अपने खतरनाक नेबर पर नजर रखनी पड़ती है, खास तौर से अभी जब खाने की बहुत कमी है। वाटर मॉनिटर्स की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिजर्ड्स हैं। ये कमाल की स्विमर्स होती हैं और ये उन कुछ रेप्टाइल्स में से हैं जो सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। ये शैलो वाटर में भी मछली की तरह आराम से तैर लेते हैं। ये आधा घंटे तक पानी में रह सकते हैं। बस सरफेस पर तैरते हुए वो किनारे पर मौजूद शिकार पर भी नजर रख पाते हैं।
वाटर मॉनिटर्स वो सब खा लेते हैं जिसे निगल सकते हैं, यहां तक कि अपने साथियों को भी खा लेते हैं। पूरी आइलैंड चेन पर इन्हीं का राज चलता है और ये अपनी अकड़ वाली चाल से अपने होने का ऐलान करते हैं। अपनी फोक जैसी जीभ से ये स्मेल करते हैं, ये स्मेल ढूंढते हैं। मकैक्स इस शिकारी को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसके तगड़े जॉज और व्हिप लाइक टेल से दूर रहते हैं। इतने लंबे चौड़े होने पर भी वाटर मॉनिटर्स तेज दौड़ सकते हैं। अपने शिकार को पकड़ते समय ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। आज के खाने में इसे अपनी इन तेज टांगों को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जल्द ही उनकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि किसी और को भी किनारे पर खाने की भनक मिल गई है। वाटर मॉनिटर्स अकेले रहने वाले क्रीचर्स होते हैं। ये टेरिटरी को लेकर झगड़ा नहीं करते और आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब खाने की कमी होती है तो हर लिजर्ड उस पर अपना हक जताना चाहती है। लगता है इस बार सिर्फ इसका ईगो हर्ट हुआ है। पर इन सबसे दूर एक दूसरा तूफान सामने आने वाला है। मॉनसून की बारिश ने गर्मी के मौसम के खत्म होने का इशारा कर दिया। ये भारी बारिश अब अगले 6 महीने तक आती जाती रहेगी। बहुत से आइलैंड क्रीचर्स के लिए दावत की शुरुआत हो रही है। उधर सुलावेसी में क्रेस्टेड ब्लैक मैकैक्स के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। 6 महीने तक गर्मी की मार झेलने के बाद अब वो हाल में हुई बारिश से फायदा उठा सकते हैं। पीने का ताजा पानी मिलने के साथ साथ भारी बारिश से फ्रूट की 100 से भी ज्यादा वैरायटीज मिल जाती हैं। अब बीच पर खाना ढूंढने की जरूरत नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। खाना इतना ज्यादा है कि झुंड अपनी पसंद का खाना भी चुन सकता है। कम पके फ्रूट्स फौरन फेंक दिए जाते हैं, लेकिन एक मंकी का फेंका गया फ्रूट दूसरे के काम आ जाता है। मैंगोस, फिग्स और ब्रेड फ्रूट से जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन भी मिलते हैं। फ्रूट शुगर्स और फाइबर की भरमार होने के बाद भी मकैक्स की न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी करने के लिए यह काफी नहीं है। फॉर्चुनेटली, रॉटिंग लॉक्स बरोइंग इंसेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। और टर्माइट लार्वे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। साल के इस समय झुंड के बड़े मेंबर्स के बीच झगड़े बहुत कम होते हैं। पेट भरा होने से शांति बनी रहती है। पर यह झुंड अकेला नहीं है। बर्ड्स मकैक्स का पीछा करती हैं जब वो सीड्स फेंकते
और इंसेक्ट्स को डिस्टर्ब करते हुए बढ़ते हैं। और जहां बर्ड्स हैं, वहां यूजुअली घोंसले होते हैं। अपने लंबे चौड़े शरीर के बावजूद वाटर मॉनिटर्स कमाल के क्लाइंबर्स होते हैं और ये अपने फेवरेट खाने की तलाश में हैं, यानी कि एग्स। 3 सेंटीमीटर लंबे तेज नाखून पेड़ पर आसानी से चढ़ते हुए क्लाइंबिंग स्पाइक्स का काम करते हैं। लेकिन ये पंजे बड़ी जल्दी डेडली वेपन्स बन सकते हैं अगर कोई बेबी मकैक अकेला मिल जाए। अब इस शिकारी की नजर दूसरे शिकार पर है। घबराया हुआ झुंड उस बेचारे बेबी मकैक को देखता रहता है, पर वो कुछ कर नहीं सकते। बेबी मकैक पतली डालियों से होते हुए दूर जाने लगता है, जो सिर्फ उसका वजन संभाल सकती हैं। भारी लिजर्ड जानती है कि वो उसका पीछा नहीं कर सकती, इसलिए अपना मिशन कैंसिल कर देती है। लेकिन उसके लिए नीचे उतरना उतना आसान नहीं होता, खासकर जब नीचे कोई ओपोनेंट वेट कर रहा हो। फॉर्चुनेटली बेबी मकैक को अपने झुंड के पास जाने के लिए बस इसी मौके की जरूरत थी। मकैक्स का झुंड और किसी शांत जगह की तलाश में आगे बढ़ जाता है। फिलहाल तो यही प्लान है। इंडोनेशिया का क्लाइमेट उसकी अनोखी ज्योग्राफी के हिसाब से चलता है। ना सिर्फ ये आइलैंड चेन अर्थ पर वार्म वाटर के सबसे बड़े रेजर्वुआर के बीच है, जहां पैसिफिक और इंडियन ओशंस मिलते हैं, बल्कि ये 2 मेजर लैंड मैसेस के बीच भी है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पूरे साल ये कॉन्टिनेंट्स गर्म होते रहते हैं और बारी बारी आसपास के ओशन से हवा खींचते रहते हैं। यही वो ऑसिलेशन है जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से 6 महीने तक गर्म हवाएं लाता है और उसके बाद मॉइस्ट एशियन एंड पैसिफिक एयर मासेस से भारी बारिश लाता है। जब मॉनसून की बारिश इंसेक्ट की आबादी बढ़ा देती है, तो रात को निकलने वाले कुछ शिकारी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। स्पेक्ट्रल टार्सियर्स दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक हैं। उनके शरीर की लंबाई 14 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ती। वो इतने छोटे होते हैं कि इंसानों के हाथ में आ सकते हैं। रात के इन शिकारियों की बड़ी बड़ी आंखें इनकी सबसे बड़ी खूबी हैं, जो इनके दिमाग और पेट दोनों से बड़ी होती हैं। प्रोपोर्शनेटली इनकी आंखें किसी भी मैमल से बड़ी हैं। बैट जैसे कान जो हल्की सी सरसराहट भी सुन सकते हैं, टार्सियर को छुपे हुए शिकार के बारे में अलर्ट कर देते हैं। भोला भाला और मासूम चेहरा होने के बाद भी टार्सियर्स का एक खतरनाक पहलू भी है।
अपनी लंबी लंबी पिछली टांगों से वो ब्रांचेस के बीच 5 मीटर तक की छलांग लगा लेते हैं। पैडेड फिंगर टिप्स और पंजे लैंड करते वक्त ग्लू जैसी मजबूत पकड़ देते हैं। एक ग्रुप में 8 मेंबर होने से खाने के लिए कंपटीशन तगड़ा हो सकता है। और टार्सियस सोसाइटी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मामला है। रात में एक और शिकारी अपने डेन से बाहर निकल आता है। ये कोई मामूली क्रीचर नहीं है। इसके सांप जैसे स्केल्स और ड्रैगन जैसे पंजे लिजर्ड्स जैसे लिम्स की तरह दिखते हैं। रेप्टाइल के फीचर्स होने के बाद भी यह अकेला शिकारी असल में एक प्री हिस्टोरिक मैमल है। पेंगोलिन कहा जाने वाला यह शिकारी अपने फेवरेट खाने की तलाश में निकला है, यानी एंट्स। पेंगोलिन्स की आंखें कमजोर होती हैं, इसलिए वो अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपनी जबरदस्त सूंघने और सुनने की ताकत का सहारा लेता है। एक पेड़ के पास आकर उसकी तलाश पूरी हो गई। पेंगोलिन सुपर क्लाइंबर्स होते हैं, इसलिए यह पेंगोलिन सीधा ऊपर चढ़ गया। फाइनली उसे चींटियों की कॉलोनी मिल गई। अपनी 40 सेंटीमीटर लंबी स्टिकी जीभ से वो चींटियों को चट कर जाता है। मैमल्स में पेंगोलिन्स यूनिक होते हैं। पेंगोलिन्स के दांत नहीं होते, इसलिए अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो अपनी मस्कुलर इंटरनल स्टमक वॉल का सहारा लेते हैं, जिनमें स्पाइन्स की लाइनिंग होती है। छोटे छोटे खाए गए कंकड़ पेट के कंटेंट्स को पीस देते हैं, बर्ड के गिजर्ड की तरह। चींटियों की अपनी कॉलोनी बचाने की कोशिशें बेकार जाती हैं। पेंगोलिन की सख्त आर्मर प्लेटेड स्किन के अंदर जाना नामुमकिन है। पेंगोलिन्स एक रात में 2 लाख तक चींटियां खा जाते हैं। फॉर्चुनेटली वो एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते, जिससे उनके विक्टिम्स को अपनी बर्बाद कॉलोनीज को फिर से बनाने का मौका मिल जाता है। लेकिन इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स डटकर मुकाबला करते हैं। मैनग्रोव्स पेड़ों और झाड़ियों का एक ग्रुप होता है, जिसका एक पैर जमीन पर और दूसरा समुद्र में होता है। वो खराब एरेशन वाली मिट्टी में फ्लरिश करते हैं और दुनिया का एक सबसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते हैं। एरियल रूट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जरूरी ऑक्सीजन को सोख लेता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है।
ये डेंस रूट सिस्टम्स जमीन से बहकर जाने वाले सेडिमेंट्स को रोक लेते हैं, जिससे शोरलाइन स्टेबलाइज हो जाती है। ये वेव एनर्जी को भी घटा देते हैं और विंड ब्रेक्स की तरह काम करते हैं। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आइलैंड कोस्ट्स के साथ साथ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला यह दुनिया के सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम्स में से 5वां है। कुछ क्रीचर्स न्यूट्रिएंट से भरे इस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का फायदा उठाना सीख गए हैं। मड स्किपर्स पानी और जमीन दोनों पर आराम से रहते हैं। एम्फिबियंस की तरह ये खुली हवा में अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं, लेकिन मड स्किपर्स को गिल चेंबर में पानी भर के रखना पड़ता है ताकि वो सूख ना जाए। इस तरह वो 3.5 दिन तक जमीन पर सरवाइव कर सकते हैं। लो टाइड होने पर खाने को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है। ये मड स्किपर सैंड में अपना खाना ढूंढता है और माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स छांट लेता है। इंसेक्ट्स, वर्म्स और छोटे इंक्रस्टेशंस भी ये खा लेते हैं। खाने के हक के लिए लड़ाई होना आम बात है। यूजुअली टेरिटरी पर अपना क्लेम जताने के लिए फिन दिखाना काफी होता है। लेकिन कभी कभी मुंह भी खोलना पड़ता है। मड स्किपर्स अकेले ऐसे एम्फीबियस रेजिडेंट नहीं हैं जो लो टाइड होने पर निकलते हैं। फिडलर क्रैब्स का नाम उस वायलिन बजाने के एक्शन से पड़ा जिसे वो खाना खाते हुए करते हैं। रेत में खाना ढूंढते हुए बहुत कम काम आने के बाद भी मेल के जरूरत से ज्यादा बड़े पंजे पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लैग का काम करते हैं। जो ज्यादा तेज फ्लैग लहराते हैं वो बाजी मार लेते हैं। ये मोटे मोटे लिम्स लड़ाई में भी काम आते हैं। जबरदस्त ताकत से टेरिटरी को लेकर झगड़े निपटाए जाते हैं। फीमेल्स कहीं ज्यादा बैलेंस्ड होती हैं। वो सैंड में डबल स्पीड से खाना ढूंढ लेती हैं और साथ साथ फिल्टर किए गए फ्रेश पेलेट्स उगल देती हैं। फिडलर क्रैब्स और मड स्किपर्स को एक दूसरे से ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन मैंग्रोव में रहने वाले एक जानवर से उन्हें बचकर रहना पड़ता है। लॉन्ग टेल मैकेक्स करीब 50 सेंटीमीटर ऊंचे और 7 किलो वजनी होते हैं। 60 इंडिविजुअल्स तक के बड़े झुंड में रहते हुए ये मेनली फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन लो टाइड होने पर ये उस खाने को तलाशते हैं जिससे उनका कॉमन नेम पड़ा है। क्रैब ईटिंग मैकेक्स भी कहे जाने वाले ये मैंग्रोव की कीचड़ में शेल से ढके हुए अपने शिकार को ढूंढते हैं। ये फीमेल अपने विक्टिम को बहुत संभाल कर पकड़ती है। अपने एक्सपीरियंस से उसे पता है कि क्रैब के पिंसर्स तगड़ा झटका दे सकते हैं।
क्रैब का मीट प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ होता है और फ्रूट्स खाने के बजाय नया टेस्ट अच्छा लगता है। मकैक्स अपना खाना शेयर नहीं करते और इस यंगस्टर को लगता है कि अब वो अपने खाने का इंतजाम खुद कर सकता है। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। क्रैब के बजाय वो सेफ खाने से काम चला लेता है। थोड़ा सा धोते ही आसानी से मिलने वाला सीड खाने के लिए तैयार है। लॉन्ग टेल मकैक्स ने लगभग किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करना और सरवाइव करना सीख लिया है। ये अपनी ब्रीडिंग का भी वक्त तय करके मॉनसून के दौरान बच्चों को जन्म देते हैं। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इंसानों के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाले प्राइमेट मकैक्स हैं। भरपूर फ्रेश फ्रूट होने के साथ साथ रेन फॉरेस्ट फ्लोर के कुछ हिस्से वाटर पार्क में बदल गए हैं। जहां ग्रुप के अडल्ट्स अपनी प्यास बुझाते हैं, वहीं यंगस्टर्स खेलने कूदने में लग जाते हैं। यंग मकैक्स के लिए इस तरह खेलना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ इससे सोशल स्किल्स डेवलप होने में मदद मिलती है, बल्कि बड़े होने पर असली शिकारियों से निपटने के लिए भी अहम ट्रेनिंग है। आइलैंड के रेप्टाइल्स भी अपने पानी वाले नए घर में खुश लग रहे हैं, क्योंकि फिशिंग करना कभी इतना आसान नहीं था। सुलावेसी से वेस्ट में करीब 100 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लगभग 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और सुलावेसी से 4 गुना बड़ा है। ये रेन फॉरेस्ट्स 140 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट्स में से एक हैं। बोर्नियो कई रेयर स्पीशीज का घर था जो बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गई, जिनमें इसका सबसे मशहूर रेजिडेंट भी है। इंडोनेशिया में और दूसरे कई प्राइमेट्स की तरह ओरंगुटैन्स भी मॉनसून की बारिश से आई फ्रूट की भरमार का फायदा उठाते हैं। हाल में हुई बारिश से बोर्नियो की बर्ड्स को भी फायदा हुआ। इस आइलैंड पर 650 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। डैम्प कंडीशन से इंसेक्ट की आबादी बढ़ जाती है, जिससे भूखी बर्ड्स को भरपूर खाना मिल जाता है। रैकेट टेल ड्रोंगोस अपनी लंबी पूंछ के साथ यहां रहने वाले सबसे खास क्रीचर्स में से हैं। ये टेल प्लूम्स इसके शरीर की लंबाई से दुगनी लंबी हैं, बर्ड की सभी स्पीशीज में सबसे लंबी। लेकिन इन जंगलों में अलर्ट रहने में ही समझदारी है, क्योंकि सभी का पेट सिर्फ फ्रूट खाकर नहीं भरता।
बिल्ली जैसे चेहरे, बेयर जैसी बॉडी और मंकी पर ज्यादा सूट करती पूंछ वाला ये बिनचुरोंग आइलैंड पर शायद सबसे अजीब क्रीचर है। करीब 30 किलो वजन और 1 मीटर से कुछ कम लंबे शरीर वाला ये मंगूस जैसा कार्निवोर वो सब कुछ खा सकता है जो उसके हाथ लग जाए, लेकिन उसकी एक खास पसंद है, बर्ड्स एग्स। और भले ही ये ड्रोंगो अपने नेस्ट का पता ठिकाना भूल गई हो, लेकिन बिनचुरोंग की तेज नाक अपने खाने का पता लगा लेती है। बर्ड उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। बिनचुरोंग कमाल के क्लाइंबर्स होते हैं। प्राइमेट्स के अलावा ये उन थोड़े से मैमल्स में से हैं जिनकी प्रीहेंसाइल टेल होती है। इसकी पूंछ पेड़ों पर चढ़ते हुए 5th लिम्ब का काम करती है। सेमी रिट्रैक्टेबल क्लॉज और रिवर्सिबल एंकल जॉइंट से बहुत मजबूत ग्रिप मिलती है, स्पेशली जब सिर के बल उतरना हो। फाइनली उसे घोंसला मिल गया। पर बर्ड के लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ड्रोंगोस भी कई बर्ड्स की तरह अगर पहला बैच डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर से अंडे दे सकती हैं। रात घिरते ही एक और शिकारी को हाल में आए तूफान से फायदा होता है। बफी फिश आउल्स 50 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं और आइलैंड पर एक सबसे बड़ी आउल स्पीशीज के हैं। ये आउल पानी पर नजरें गड़ाए उसके ऊपर हलचल होने का वेट कर रहा है। मॉनसून के समय फॉरेस्ट फ्लोर के कुछ हिस्सों पर बहुत पानी भर जाता है, जिससे फिश कम गहरे पानी में आ जाती हैं। ये ईगल आइड प्रेडेटर इन नए बने फीडिंग ग्राउंड्स पर अपनी भूख मिटाना चाहता है। ज्यादातर आउल्स से अलग बफी फिश आउल्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए कान के बजाय आंखों पर भरोसा करते हैं। उनके चेहरे का शेप टिपिकल डिस्क जैसा नहीं होता, जो दूसरी स्पीशीज के आउल्स आवाज को चैनलाइज करने के लिए यूज करते हैं। उनमें सॉफ्ट फ्लाइट फेदर्स भी नहीं होते, जिसकी वजह से ज्यादातर आउल्स खामोशी से शिकार कर लेते हैं। इसका शिकार पानी के अंदर है और सुन नहीं सकता, चाहे ये कितना भी शोर कर ले। स्ट्राइकिंग रेंज में आते ही आउल बिल्कुल भी नहीं हिलता। बिना फेदर वाली ये टांगें गीली होने के लिए इवॉल्व हुई हैं। इसके टोस पर भी स्पाइकी नॉन स्लिप स्केल्स हैं। इसकी आंखें शिकार पर टिकी हैं।
अब मछली के बचने का कोई चांस नहीं। इसके हद से बड़े शार्प पंजे विक्टिम को लगभग फौरन मार देते हैं। हुक जैसी मुड़ी हुई चोंच मछली पर मजबूत पकड़ बनाए रखती है, फिर उसे वो पूरा निगल जाता है। पूरे मॉनसून सीजन ये लगभग हर रात इसी जगह पर शिकार करेगा। इंडोनेशिया का आर्किपेलागो 17,000 आइलैंड्स की एक चेन है जो वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर के बीच में है। वर्ल्ड के लगभग सभी अर्थक्वेक्स और उसके 3/4 ऑफ एक्टिव वोल्केनोस इस ज्योग्राफिकल हॉर्स शू के अंदर आते हैं। सबसे मशहूर इरप्शन 1883 में क्राकाटोआ इरप्शन हुआ था। करीब 200 साल तक इनएक्टिव रहने के बाद इस छोटे से वोल्केनिक आइलैंड में अचानक जान आ गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। राख और पत्थर हवा में 30 से ज्यादा किलोमीटर ऊपर चले गए, जिसके एक्सप्लोजन की आवाज अर्थ पर रिकॉर्ड की गई सबसे लाउड आवाज थी। लेकिन इंडोनेशिया की जियोलॉजिकल कहानी आज भी बहुत वायलेंट है। ओशन फ्लोर के नीचे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार शिफ्ट होती रहती हैं और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। 130 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस इंडोनेशिया के लगभग सभी मेजर आइलैंड्स को डोमिनेट करते हैं, जिससे आइलैंड्स पर रहने वाले हमेशा खतरे में जीते हैं। पहली नजर में ये लैंड सुनसान और डरावनी लगती है, फिर भी किसी तरह यहां लाइफ सिर्फ सरवाइव ही नहीं करती, फ्लरिश भी करती है। इंडोनेशिया में किसी भी और कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा टाइप्स के मैमल्स हैं। उनकी यहां करीब 700 अलग अलग स्पीशीज रहती हैं। सभी जानी पहचानी प्लांट स्पीशीज की 10% और पूरे वर्ल्ड की बर्ड स्पीशीज की 17% स्पीशीज यहां पाई जाती हैं। इस वोल्केनो नेशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने सारे क्रीचर्स यहां फ्लरिश कर रहे हैं? इंडोनेशिया में सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोस्टलाइन ही नहीं है, बल्कि यहां पर कुछ शानदार फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं। लेक टोबा, जो सुमात्रा आइलैंड पर है, 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह धरती पर सबसे बड़ी वोल्केनिक लेक है। टू एंड हाफ मिलियन ईयर्स पहले इसी जगह पर दुनिया का ग्रेटेस्ट इरप्शन हुआ था। वो इरप्शन आज देखे जाने वाले इरप्शन से 200 गुना ज्यादा भयानक था। उसमें से 3 ट्रिलियन टन्स मैग्मा निकला था, जो मास में 19 मिलियन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर था। इससे बने ऐश क्लाउड का दुनिया भर के क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसने सूरज को ढक दिया, टेम्परेचर्स गिरा दिए और लाइफ की कई फॉर्म्स का सफाया कर दिया। इस रॉक के डिपॉजिट्स ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गए थे, यानी 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। लेक टोबा का सुपर वोल्केनो आखिर खत्म हो गया।
और पीछे एक बहुत बड़ा क्रेटर और इंडोनेशिया की मॉनसून की बारिश के लिए एक जाइगेंटिक रेसर्वुआ छोड़ गया। इंडोनेशिया की नदियों और झीलों के बहुत बड़े नेटवर्क में फ्रेश वाटर फिश की 1300 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। भारी बारिश से आसपास की जमीन से ऑर्गेनिक मैटर बह जाता है, जिसे खाने के लालच में मछलियां सरफेस पर आ जाती हैं। लेकिन पानी में ऊपर आने में बहुत खतरा होता है, खासकर जब आसमान में ईगल जैसी पैनी नजर वाला शिकारी मंडरा रहा हो। एक मीटर से ज्यादा विंग स्पैन वाली ब्राह्मणी काइट्स मीडियम साइज की प्रेडेटरी बर्ड्स हैं। ये कोई भी क्रीचर खा लेती हैं और पूरी आइलैंड चेन पर कॉलोनी बना रखी है। कैरियन, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स ये इंसेक्ट्स को भी नहीं छोड़ती हैं, लेकिन मछली इन्हें खास तौर पर पसंद है। अगर उन्हें पकड़ सके तो। लेक के सरफेस से 50 मीटर ऊपर मंडराते हुए इस ब्राह्मणी काइट को खाना नजर आया। पर मिशन फेल हो गया। वो अपने विंग फेदर्स को गीला करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि वो भारी होकर उड़ नहीं पाएगी। इसलिए मछली को सरफेस से ही पकड़ना होगा और उसके लिए उसे अपने शार्प क्लॉज से मजबूत पकड़ बनानी होगी। दूसरी बर्ड्स को भी मछलियों का पता चल गया और वो भी अपना लक आजमाने चली आईं। ब्राह्मणी काइट्स मिलजुल कर रहने वाली बर्ड्स होती हैं। 100 से भी ज्यादा ब्राह्मणी काइट्स एक ही जगह पर रहती हैं। इतनी छोटी जगह में इतनी सारी बर्ड्स के शिकार करने के लिए एरियल एक्रोबैटिक्स जरूरी हैं, ताकि बीच हवा में टक्कर ना हो जाए। फाइनली काइट की मेहनत रंग ले आई। इंडोनेशिया की आइलैंड चेन के सेंटर में है जावा आइलैंड। यहां इस कंट्री के 1/3 एक्टिव वोल्केनोज हैं। सबसे ज्यादा जाना माना है ये भयानक सीन, टेंगर कैल्डेरा। ये वास्ट क्रेटर जो 16 किलोमीटर से ज्यादा वाइड है, करीब 1 मिलियन ईयर्स पहले बना था। ये वास्ट डेजर्ट सैंड नहीं है, बल्कि राख और सिंडर है। आज इसके कोर में 4 एक्टिव वोल्केनोज हैं। माउंट ब्रोमो से हर दिन पत्थर और टॉक्सिक गैसेस निकलती रहती हैं। प्लांट्स आए दिन डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, इसलिए यहां लगभग कोई चीज सरवाइव नहीं कर पाती। फिर भी पूरे इंडोनेशिया में इस तरह के लैंडस्केप्स कॉमन हैं और यह बेजान इलाका
असल में एक एनिमल के लिए अपनी आबादी बढ़ाने की बेहतरीन जगह है। मेगापोड बहुत केयरलेस पेरेंट होने के लिए बदनाम है। ये बर्ड अपने अंडों को नेचर के सहारे इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ देती है। ग्राउस और फेजेंट की क्लोज रिलेटिव मेगापोड्स पूरे ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाई जाती हैं और घोंसलों के लिए वार्म सैंडी बीचेस या डिकंपोजिंग फॉरेस्ट माउंट्स चुनती हैं। लेकिन इंडोनेशिया की इस खास स्पीशीज ने एक्चुअल फर्नेस को चुना है और फ्री अंडरफ्लोर हीटिंग मिलने के लिए एक्टिव वोल्केनो से अच्छी जगह और कौन सी होगी। मेगापोड नाम का मतलब है बिग फुट और अपने बड़े बड़े पैरों से वो जमीन में आधे मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोद लेती हैं। लेकिन एक फीमेल खुद अपने लिए गड्ढा खोदने में मेहनत नहीं करना चाहती, खासकर जब बाकी ढेर सारी बर्ड्स इसी काम में लगी हों। इसलिए वो चोरी करने की आर्ट में मास्टर हो गई हैं। सही मौके का वेट करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर छोटे से झगड़े के बाद गड्ढे पर अपना कब्जा जमा लेती है। वो सिर्फ एक अंडा देती है और फिर उसके ऊपर वोल्केनो की गर्म राख ढक देती है। ये बच्चा 3 महीने तक हैच नहीं करेगा और नॉर्मल से बड़े योग से पेट भरते हुए वो अपने इंक्यूबेटर की सेफ्टी में ग्रो और मैच्योर होगा और पूरी तरह फेदर आने और उड़ने लायक स्ट्रांग होने पर ही अंडे से बाहर निकलेगा। इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में अकेले लाइफ शुरू करने के लिए ये परफेक्ट एस्केप टैक्टिक है। एक्टिव वोल्केनोस की जबरदस्त हीट और डिस्ट्रक्शन से दूर एक अट्रैक्टिव पैराडाइज है। पानी के नीचे से लगातार निकलते नए लैंड ने बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड्स को बना दिया और इंडोनेशिया की सक्सेस का यह भी एक सीक्रेट है। कुछ और ज्यादा रिमोट आइलैंड्स में सैंक्चुअरी की आइसोलेटेड पॉकेट्स भी हैं और बेहिसाब लंबे साफ सुथरे बीचेस की तरफ ओशन में दूर दूर तक ट्रैवल करने वाले माइग्रेंट्स में से एक खिंचा चला आता है। इन माइग्रेंट्स के पहुंचने तक रात हो जाती है। अपने घर लौटने की इंस्टिंक्ट के सहारे ये लेदरबैक टर्टल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर ट्रैवल करते हुए उसी बीच पर अपने अंडे देने आई है जहां ये खुद इस दुनिया में आई थी। ये अकेली नहीं है। हाई सीजन में इस बीच पर रात में ऐसी सैकड़ों मदर्स आती हैं। 45 इयर्स तक के लाइफ स्पैन वाले लेदरबैक्स वर्ल्ड के सबसे बड़े सी टर्टल होते हैं, जिनकी लेंथ 2 मीटर्स और वेट 900 किलोस तक पहुंच जाता है। अपने बड़े बड़े फ्लिपर्स यूज करते हुए ये फीमेल गहरा गड्ढा खोदकर घोंसला बनाती है। अपने फ्लिपर्स से एक बार में ये काफी सारी रेत हटा सकती है। और पूरी रात में ये इस वार्म वोल्केनिक सैंड में करीब 100 अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो घोंसले को रेत से भरकर वापस समुद्र में चली जाती है। ये फीमेल अपने बच्चों को देखने वापस नहीं आएगी, लेकिन उन्हें लाइफ में बेहतरीन शुरुआत देने के लिए उसने एक आइसोलेटेड बीच को चुना।
लेकिन आइलैंड के कुछ क्रीचर्स के लिए टर्टल के अंडे उनके फेवरेट होते हैं। इंडोनेशिया के वास्ट वोल्केनिक आइलैंड्स को घेरे सीज में बहुत अलग अलग तरह के क्रीचर्स पाए जाते हैं। इसकी कोरल रीफ्स वर्ल्ड की सबसे डाइवर्स कोरल रीफ्स में से है, जहां मरीन एनिमल्स की कई स्पीशीज रहती हैं। पानी का ये मॉन्स्टर लहरों के नीचे बड़े मजे से रहता है। लेकिन आज ये एम्फीबियस वाटर मॉनिटर लैंड पर मिलने वाले शिकार की तलाश में है। और लैंड पर आते ही ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अचानक इसकी भारी मस्कुलर लेग्स इसकी हेल्पर और लंबे शार्प क्लॉज इसके वेपन्स बन जाते हैं। स्नेक जैसी फोक टंग से डायरेक्शनल सिग्नल्स लेकर उसे स्मेल मिल जाती है। आज बीच पर काफी न्यूट्रिशियस खाना है। यह प्रीहिस्टोरिक प्रेडेटर आसानी से अपने शिकार को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन इस बार शायद उसे पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपने टारगेट को देख लिया। वो लकी है क्योंकि लेदरबैक टर्टल मदर जल्दबाजी में अपने घोंसले को अच्छी तरह कवर नहीं कर पाई। एक क्लू रेत में पड़ा है जो उसे अंडों से भरे घोंसले तक ले गया। अपनी मदर के दूर समुद्र में होने की वजह से बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं। अंडों में बहुत प्रोटीन होता है और इसकी भूख मिटाने के लिए यहां काफी अंडे हैं। लेदरबैक के लिए यह नेचर के सबसे टफ लेसन्स में से एक था। सबसे आइसोलेटेड पड़े बीचेस भी खतरनाक प्रेडेटर्स के पेट भरने का ठिकाना हो सकते हैं। इस ट्रॉपिकल पैराडाइज से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग बहुत बड़ा रगेड सुमात्रा आइलैंड है। यह इंडोनेशिया की आइलैंड चेन से और वेस्ट में है और सबसे वाइल्ड आइलैंड्स में से एक है। हरे भरे जंगलों से दूर इस तरह के सीन्स यहां कॉमन है। 40 इयर्स तक इनएक्टिव पड़े रहने के बाद माउंट सिनाबंग अब एक्टिव स्टेट में है। हंड्रेड्स ऑफ स्टीम वेंट्स लैंडस्केप में बिखरे हुए हैं जो सरफेस के नीचे हो रही हलचल के क्लूज दे रहे हैं। जबरदस्त शोर के साथ ये वेंट्स सुपर हीटेड टेम्परेचर्स पर टॉक्सिक सल्फरस गैसेस निकालते हैं। हवा के साथ मिक्स होकर ठंडा होने पर
ये सल्फर सॉलिड होकर रॉक्स को पीला कर देता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई भी चीज यहां कैसे रह सकती है। फिर भी बस कुछ ही मीटर दूर हरे भरे जंगल है। उन फर्टाइल सॉइल्स की वजह से जो सीधे वोल्केनो के माउथ से आती हैं। ये लैंड लाइफ के पनपने के लिए परफेक्ट है। जितने टाइप्स के प्राइमेट्स इंडोनेशिया में रहते हैं, उतने वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलते। अकेले सुमात्रा में ही प्राइमेट्स की 10 से ज्यादा स्पीशीज हैं। इस ह्यूज फैमिली में आते हैं लंगूर्स या लीफ मंकीज। हिंदी में उनके नाम का मतलब है लंबी पूंछ, और वो डेफिनेटली इस पर खरे उतरते हैं। लेकिन शायद सबसे अलग दिखने वाले होते हैं थॉमस लीफ मंकीज, जो नॉर्दर्न सुमात्रा के हैं। इस तरह की टिपिकल फैमिली में एक मेल और अपने बच्चों के साथ 6 फीमेल्स होती हैं। अपने नाम के बावजूद ये मंकीज सिर्फ पत्तियां नहीं खाते, फ्रूट, सीड्स और इंसेक्ट्स कम से कम इनकी आधी डाइट का हिस्सा हैं। और इस तरह की रबर ट्रीज से टेस्टी न्यूट्रिएंट से भरे जायंट सीड्स मिलते हैं। लेकिन ये पेड़ काफी दूर दूर हो सकते हैं, इसलिए इधर उधर जाने का सबसे अच्छा तरीका है जंप करना। लंबी लंबी पूंछ और पतले पतले लिम्ब्स और बहुत हल्के शरीर के होते हुए थॉमस लीफ मंकीज आसानी से जंप करने के लिए बने हैं। लेकिन ग्रुप के यंगस्टर्स इवेंचुअली प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बन पाएंगे। ये यंगस्टर अब 3 महीने का हो चुका है और उसमें अकेले ही पेड़ पर ऊपर चढ़ने की हिम्मत आ गई है। लेकिन उसे बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पर एक शिकारी घूम रहा है। रेटिकुलेटेड पाइथन वर्ल्ड के सबसे लंबे स्नेक हैं। ये फीमेल नॉर्मली रात में शिकार करती है, लेकिन अपने कैमोफ्लेज की वजह से ये दिन में भी नजर में आने से बच जाती है। ये साइलेंटली खाने की तलाश करती है। ये एक बार में एक बड़े डियर को खा सकती है, लेकिन पेड़ पर अपनी उछल कूद में लगे एक यंग मंकी को शिकार बनाने का मौका ये नहीं छोड़ सकती। जमीन पर रेंगने के साथ साथ पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में माहिर ये पाइथन ऊपर जाने लगती है। लकीली एक ओल्डर फीमेल की पैनी नजर उस पर पड़ गई। उसने सबको अलर्ट कर दिया और पूरा ग्रुप एक्शन में आ गया।
बच्चा अब सेफ है। इंडोनेशिया के वोल्केनोज ने भले ही जंगल को ग्रो करने के लिए एक अच्छा बेसिस दे दिया हो, लेकिन लाइफ के लिए एक और जरूरी इंग्रेडिएंट है, पानी। इंडोनेशिया मॉनसून रीजन के अंदर आता है और यहां हर साल फ्लडिंग होती है। जिसका नतीजा है घने और न्यूट्रिएंट से भरे जंगल। लेकिन उन्हें बनाए रखना जंगलों में रहने वालों के ऊपर है। नए पेड़ों की ग्रोथ के लिए सीड्स का बिखरना बहुत जरूरी है। दूर से ये पेड़ काली पत्तियों से ढके लगते हैं, लेकिन शोर शराबे से उनकी असलियत का पता चल जाता है। ये जगह इंडोनेशिया की फ्रूट बैट्स की सबसे बड़ी कॉलोनीज में से एक है। फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहलाई जाने वाली ये सारी बैट्स में सबसे बड़ी होती हैं, जिनका वेट 1 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। इनका विंग स्पैन लगभग 2 मीटर होता है, यानी एवरेज ह्यूमन की हाइट के बराबर। ज्यादातर बैट्स से अलग ये नेविगेट करने के लिए रिफ्लेक्टिव साउंड का यूज नहीं करती, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों का सहारा लेती हैं। क्योंकि ये खुले में रहती हैं, इसलिए अंधेरे में देखना एक एक्स्ट्रा स्किल है। रात में पेट भरने वाली इन ज्यादातर बैट्स के लिए दिन का वक्त आराम करने का होता है। लेकिन ये आराम हमेशा पीसफुल नहीं होता। टेरिटरी को लेकर होने वाले झगड़े से बीच बीच में नींद टूटती रहती है। ग्रूमिंग और विंग मेंटेनेंस जरूरी है। ये डिस्प्ले सिर्फ स्ट्रेच करना नहीं है, ये ठंडे होने का तरीका भी है। इनका डार्क कलर हीट को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादातर 30 डिग्री से ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें ओवरहीटिंग का खतरा रहता है। एक डेलिकेट मेम्ब्रेन इनकी 4 बहुत बड़ी फिंगर्स को जोड़े रहती है और सिर्फ एक छोटा थंब फ्री रहता है। इनके हुक जैसे क्लॉ क्लाइंबिंग में बहुत काम आते हैं। हालांकि अपना ज्यादातर वक्त उल्टे लटकते हुए बिताते हैं, लेकिन कुछ काम इन्हें सीधे ही करने पड़ते हैं। बैट गुआनो नेचर के बेस्ट फर्टिलाइजर्स में से एक है। फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरे हुए यही वो नरिशमेंट का इंजेक्शन है जो जंगल की कामयाबी के सीक्रेट्स में से एक है। लेकिन ये बैट्स सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं फैला रही, रात भर फ्रूट से पेट भरने के बाद ये उनके सीड्स को फैला देती हैं, जो इनके गट से साबुत निकल जाते हैं। तो जब तक ये बैट्स रिप्रोड्यूस करती रहेंगी, जंगल ग्रो करता रहेगा। अपनी लाइफ के पहले कुछ हफ्ते ये बच्चा अपनी मदर के पेट से चिपका रहेगा, जब तक उसके विंग्स स्ट्रांग होते रहेंगे। 3 महीने में ये अकेला उड़ने लायक हो जाएगा। दिन ढलते ही कैंप में हलचल बढ़ जाती है। और भूख की वजह से बैट्स खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं।
भूत की कहानियों में कभी डीमन कहे जाने वाले गलत समझे गए ये बैट्स वर्ल्ड के सबसे फर्टाइल रेन फॉरेस्ट्स में से एक को बनाए रखने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लगभग 750,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को कवर करने वाला यह वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और इंडोनेशिया का अकेला ऐसा मेजर आइलैंड है जहां कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है। दिन निकलते ही जंगल के रहने वालों की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सिर्फ एक लेजेंडरी जायंट को छोड़कर, जो है सन बेयर। अपने चेस्ट्स पर गोल्डन ऑर्ब मार्किंग्स होने की वजह से इंडोनेशिया की फोकलोर ने इसे यह नाम दिया। ये अपनी क्लाइंबिंग एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। ये फीमेल रात भर इस पेड़ पर बहुत ऊपर सोती रही। नीचे का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन ट्रंक के सब तरफ अपने बड़े बड़े क्लॉस लपेटकर और अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए हेयरलेस सोल्स के होते हुए ये आसानी से उतर जाती है। अब अपने ऊंचे ठिकाने से उतरने के बाद यह दिन का ज्यादातर वक्त खाने की तलाश में फॉरेस्ट फ्लोर को टटोलते हुए बिताती है। ये 100 अलग अलग स्पीशीज के इंसेक्ट्स को खा लेती है। जंगल के मॉइस्चर में गिरा हुआ पेड़ बहुत जल्दी सड़ने लगता है। फिर उसमें कई तरह के इंसेक्ट्स घर बना लेते हैं। अपने पावरफुल क्लॉज और बेयर फैमिली में सबसे मजबूत दांतों के होते हुए ये पेड़ तोड़ देती है और उसके अंदर के टर्माइट्स को चट कर जाती है। इसकी हेल्थी एपेटाइट अनजाने में ही जंगल को प्रोटेक्ट करती है। टर्माइट्स को खाकर ये उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती है, जिसकी वजह से पेड़ बचे रहते हैं। इतने चढ़ने उतरने, पेड़ को तोड़ने और खाने से थकान हो जाती है, इसलिए फिलहाल एक बार फिर सोने का वक्त हो गया है। बोर्नियो का नेबर सुलावेसी दूसरे एक्सट्रीम पर है। इस अजीब शेप के आइलैंड की नॉर्दर्न आर्म पर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। और इस तरह की एक्टिविटी के साइंस जंगल में बहुत अंदर भी मौजूद हैं। ये क्लियरिंग है अडूडू सॉल्ट लेक, यानी नेचुरल मिनरल डिपॉजिट, जो आधे फुटबॉल पिच के बराबर एरिया में फैला हुआ है। वोल्केनिक गैसेस जमीन के ऊपर आकर हॉट स्प्रिंग्स बना देती हैं। इसका मिनरल रिच पानी इस सुलावेसी की वाइल्ड लाइफ के लिए जैसे एक शेल्टर बना देता है। इस वाटर होल पर भी सोशल गैदरिंग होती है, जिसमें हर तरह के एनिमल्स आते हैं, जैसे मैकैक्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और सबसे अलग दिखने वाला क्रीचर बैबिरूसा। देखने में यह पिग जैसा लगता है, लेकिन इसका स्टैचर काफी लीन होता है।
इस स्पीशीज के मेल्स कुछ ज्यादा ही अजीब लगते हैं। इनके ये टस्क्स असल में एक्सटेंडेड कैनाइन टीथ हैं, जो ऐसे एंगल से पीछे मुड़े हुए हैं कि वो लगभग उनकी स्कल में घुस गए हैं। पर वो उनके वेपन्स नहीं होते, बल्कि इतने कमजोर होते हैं कि हल्के से झटके से ही टूट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन टस्क से पता चलता है कि मेल्स कितने अट्रैक्टिव हैं। फिर भी इन मेल्स को ब्रीडिंग राइट्स जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, और इनकी लड़ाई देखने वाले काफी होते हैं। सौ किलो के मेल्स एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। ये बहुत शानदार फाइट है। लड़ाई खत्म हुई। विनर अपनी फीमेल को क्लेम करने चल दिया। पूरे वोल्केनो नेशन में घने जंगल में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, लेकिन कोई भी टिंगी राजा से ज्यादा अमेजिंग नहीं है, जो सुमात्रा आइलैंड पर है। जमीन में गहरी क्रैक्स से सुपर हीटेड वाटर बाहर निकलता है। यहां सरफेस पर पानी अब भी बॉयल हो रहा है। हवा के कांटेक्ट में आने से ठंडा होने पर इसमें डिसॉल्व मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और ये ह्यूज डोम बना देते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और टॉक्सिक सल्फ्यूरस गैसेस की वजह से ज्यादातर एनिमल्स यहां से दूर ही रहते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट माइक्रोब्स किसी तरह अडेप्ट होकर यहां रहने लगे और इस पूल को इसका अलग कलर दे दिया। कुछ ही मीटर दूर इसी फॉर्मेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट लैंडस्केप गार्डन जैसा लगता है। चौकी डिपॉजिट से यहां स्नो जैसी टेरेसेस बन जाती हैं, जो परफेक्ट स्लोप में कटी होती हैं। पास से देखने पर ये टाइनी सॉलिडिफाइड ड्रॉपलेट्स ये यूनिक स्ट्रक्चर कैसे बना इसका क्लू देती हैं। शायद इसका सबसे अजीब फीचर यह है कि ये टेरेसेस मूव कर सकती हैं। पानी का अंडरग्राउंड सोर्स अक्सर अपनी लोकेशन बदल लेता है, जिससे सरफेस का फ्लो भी अपना रास्ता बदल लेता है और नए एरियाज में मिनरल्स डिपॉजिट करने लगता है। पिछले साल ये पेड़ जंगल में थे, लेकिन अब ये पानी में जलकर खड़े हुए हैं। पूरे इंडोनेशिया में वोल्केनिक एक्टिविटी से बने डिस्टिंक्टिव जियोलॉजिकल फीचर्स ने यहां की स्पीशीज को बहुत खास अडेप्टेशंस इवॉल्व करने पर मजबूर कर दिया। सियामैंग गिबन फैमिली में सबसे बड़ा होता है। बोर्नियो में रहने वाले इसके कजिन्स को उनकी लाउड वॉइसेस और एरियल एक्रोबैटिक्स के लिए जाना जाता है। लेकिन सुमात्रा के सियामैंग उनसे कुछ ज्यादा इवॉल्व हो गए।
ये बड़ा थ्रोट पाउच रेजोनेटिंग चेंबर का काम करते हुए जंगल में दूर दूर तक उनकी कॉल्स पहुंचा देता है। लेकिन सिर्फ इसी खूबी की वजह से यह कपल अकेला नहीं है। उम्मीद के मुताबिक इनका घर घने जंगल में नहीं होता जहां ये पेड़ों के बीच झूल सकें, बल्कि ये बहुत कम वेजिटेशन वाली एक रॉक फेस पर रहते हैं। अर्थ की क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से ये ह्यूज ग्रेनाइट क्लिफ्स ऊपर उठ गईं और एक हिडन वैली बन गई, हराओ कैनियन। इस वैली में एंडलेस वाटरफॉल्स हैं जो 300 मीटर्स ऊपर से गिरते हैं। यहां लाइफ नेचुरल रिसोर्सेस वाली वॉल्केनिक सॉइल में बसी हुई है, जिसने इस पानी के साथ मिलकर वैली फ्लोर को बहुत फर्टाइल बना दिया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ह्यूमन पॉपुलेशन ने भी इसका फायदा उठाया है। पूरे इंडोनेशिया में खाने में राइस बहुत यूज किया जाता है और ये जगह बहुत सारे पैडी फील्ड्स के लिए परफेक्ट है। शायद इंसान की प्रेजेंस और लैंड के यूज में आए बदलाव की वजह से सुमात्रा के इस हिस्से में सियामैंग्स ने मजबूर होकर पेड़ों की जगह रॉक्स का सहारा ले लिया, जिसका नतीजा यह है कि वो क्लाइंबिंग में परफेक्ट हो गए। लेकिन उन्हें बहुत संभल कर रहना पड़ता है, क्योंकि गिरे तो बचने का चांस नहीं है। जंगल के दूसरे हिस्सों में ग्रेनाइट क्लिफ्स में इनॉर्मस लाइमस्टोन केव्स बन गई हैं, जिन्हें जमीन के पानी ने कार्व किया है। इस खाली जगह में एक और हैबिटेट है जिसमें रहने वाले जरा अलग हैं। केव स्विफ्टलेट्स उन बर्ड्स में से एक हैं जो एकोलोकेट करती हैं। जैसा कि बैट्स करती हैं, ये क्लिक्स की एक सीरीज छोड़ती हैं जो आसपास की चीजों से बाउंस होती है, जिससे बर्ड्स सेफली नेविगेट कर लेती हैं। इस अनोखी खूबी की वजह है उनकी घोंसला बनाने की जगह की चॉइस। दूसरी बर्ड से अलग ये घोंसला बनाने का मटेरियल कलेक्ट नहीं करती, बल्कि अपनी बॉडी के फ्लूइड्स यूज करती हैं। छोटी छोटी ऊंची लेजेस से लटकते हुए ये अपने सलाइवा की लंबी लंबी लाइंस बिछाती हैं। उसके प्रोटीन्स के अनोखे मिक्स की वजह से वो केव वॉल से चिपकने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आते ही वो लगभग फौरन सूख जाता है। इस तरह का घोंसला बनाने में 1 महीने से ज्यादा वक्त लग सकता है। इस वोल्केनो नेशन में सभी को सरवाइव करने के लिए अडेप्ट होना बहुत जरूरी है। एक प्रीहिस्टोरिक हर्बीवोर ऐसा है जो बस किसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है। वूली मैमथ का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव यह है सुमात्रन राइनो। घने जंगलों में छुपे हुए ये बहुत कम नजर आते हैं और आज 100 से कम सुमात्रन राइनो बचे हैं। जैसा कि इन्हें देखकर लगता है ये इन लैंड्स पर सेंचुरीज से रहते आए हैं। भले ही ये सारे राइनो की स्पीशीज में सबसे छोटे हों, फिर भी ये फीमेल रात में खाने के लिए प्राइम प्लांट्स ढूंढते हुए 15 किलोमीटर तक कवर कर सकती है। चाहे बोर्नियो आइलैंड पर कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है,
लेकिन एक और फोर्स जंगल को निगल रही है, जो एक साइलेंट किलर है। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस में से एक है, यानी मड वोल्केनो। अर्थ पर सिर्फ 1000 वोल्केनोज में से एक, ये एक सबसे बड़ा है। ये अपने माउथ पर 120 मीटर से ज्यादा चौड़ा है और फैल रहा है। एंशिएंट रेन वाटर अर्थ की गहराई में से फोर्सफुली ऊपर धकेला जाता है, जिससे वो रॉक और क्ले के साथ मिक्स हो जाता है। प्रेशर की वजह से मडी स्लज सरफेस में मौजूद क्रैक्स से बाहर निकल आता है। हर दिन जमीन के नीचे से फ्रेश मड बाहर निकलती है और धीरे धीरे हरे भरे जंगल के बहुत बड़े हिस्सों का सफाया कर देती है। पानी इतना सॉल्टी होता है कि कोई प्लांट यहां ग्रो नहीं कर सकता। और जैसे इतना ज्यादा मड काफी नहीं था, तो बाकी बची कसर बारिश पूरी कर देती है। आइलैंड के कुछ हिस्सों में साल भर में 4 मीटर तक बारिश होती है। इस बारिश के पानी की वजह से मड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे जंगल का और ज्यादा सफाया होता चला जाता है। लेकिन जैसा कि इस वोल्केनो नेशन में कॉमन है, जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। कुछ के लिए मड का ऐसे निकलना सेलिब्रेट करने वाली बात है। जहां मड होगी, वहां पिग्स तो जरूर होंगे। ये फर्टाइल जंगल इन बियर्डेड पिग्स को प्लांट्स, इंसेक्ट्स और फंगी की बढ़िया डाइट देता है। फिर भी डाइट में रह गई किसी भी कमी को यह सॉल्टी सप्लीमेंट पूरा करता है। इस मड वाले पानी में बहुत मिनरल्स होते हैं। इस समय बारिश का मौसम है, वो वक्त जब फॉरेस्ट फूड की कोई कमी नहीं होती। और ये पिग्स इसी समय के हिसाब से ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए उनके बच्चे हर जगह नजर आते हैं। एक अडल्ट फीमेल के 6 बच्चे तक होते हैं, इसलिए इन सिंगल मदर्स का काम बहुत बढ़ जाता है, जबकि मेल्स बस दूर खड़े देखते रहते हैं। बियर्डेड पिग्स की बहुत लंबी पतली टांगें होती हैं और वो यहां बहुत काम आती हैं। जहां ये छोटे स्पीडी पिगलेट्स बड़ी आसानी से मड में आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं बड़ा पेट होने का नुकसान जरूर होता है। और बाकी की फैमिली अब खाना ढूंढने के लिए वापस जंगल में चली गई। दिन ढलने के साथ ही वक्त हो गया इंडोनेशिया के एक सबसे शानदार डिस्प्ले के शुरू होने का। ये टिमटिमाती फ्लैशिंग लाइट्स एक तरह से प्यार का मैसेज है। जो मॉनसून के आने से शुरू हो जाती हैं। हजारों मेल फायरफ्लाइज फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए
अपने फ्लैशेस को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। एक साथ कोशिश करने से उनके नोटिस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फायरफ्लाइज असल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर लंबे बीटल्स होते हैं। लाइट उनके पेट में प्रोड्यूस होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन एक केमिकल के साथ मिक्स होती है जिसे लूसीफेरेंट कहते हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंस करीब 100% एफिशिएंट होता है। ये लाइट जरा भी गर्मी पैदा नहीं करती, जिससे बहुत कम एनर्जी खर्च होती है। फीमेल्स अपने खुद के इल्यूमिनेटेड मैसेज से जवाब देती हैं और फिर शुरू होता है असली फायरवर्क्स। इंडोनेशिया में अलग अलग तरह के इलाके हैं और नेचुरल वर्ल्ड में ये कई जानवरों के लिए जन्नत है। फिर भी क्रीचर्स को ट्रॉपिकल हीट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी पानी की कमी होती है तो कभी खाने की, लेकिन ज्यादातर क्रीचर्स मुश्किल वक्त में खुद को अडेप्ट कर लेते हैं और फिर मॉनसून उनकी साल भर की जरूरत पूरी कर देता है, जिससे आखिर में सबको जरूरत से ज्यादा मिल जाता है।